हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 16 लिया है। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया गया है इस तरीके से 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ मॉड रूट 2 साइन पाई इंटू एक्स प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स 4 कॉस पर पाई एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस पाई बाई एक्स। अब ये चार ऑप्शंस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो। तो देखिए बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल इक्वेशन जिसमें हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आप सारे ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं हमको किन चीजों पे डील करना है। एफ ऑफ 2 की बात करनी है, एफ ऑफ 1 की बात करनी है और एफ ऑफ 1 बाई 2 पे बात करनी है। ठीक है ना, सारे ऑप्शन में आपको यही तीन चीजें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन जो हो सकता है दैट इज पुट x एज 2। x को अगर आप 2 पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 2 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। नाउ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 1 का मॉड भी 1 ही होने वाला है, तो इट सिंपली बिकम्स 2 टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल्स, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो ये बन जाएगा पाई, cos पर पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई इज -1 तो cos पर पाई विल बिकम 1, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 प्लस यहाँ पे अगर आप x को 2 रखते हैं तो cos पाई बाई 2 स्ट्रेट अवे बिकम्स 0। तो ये आपके पास पहला इक्वेशन आ गया। इसमें आप चाहे तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 बाई 2 माइनस f ऑफ 1 इक्वल्स 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब सिमिलरली देखो f ऑफ 1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इट इज बेटर टू पुट x एज 1। अब आप सीधा x को 1 पुट कर दीजिए, x को 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस ये बन जाएगा f ऑफ 1, ये क्या बनेगा, x को 1 रखोगे तो ये बन जाता है sin पाई प्लस पाई बाई 4। sin पाई प्लस पाई बाई 4 विल बिकम माइनस sin पाई बाई 4, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में sin कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नाउ माइनस sin पाई बाई 4 इज -1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, बट अल्टीमेटली मॉड है जो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो यू कैन राइट -2 टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल्स, यहाँ पे x को 1 रखा तो ये cos पर पाई बाई 2 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0 होता है। यहाँ पे x को 1 रखेंगे, यहाँ भी x को 1 रखेंगे तो ये cos पाई बन जाएगा व्हिच इज -1 और बाहर 1 मल्टीप्लाइड है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, -1 ही मिलने वाला है। क्लियर है क्या, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इनफैक्ट इसको इक्वेशन 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सबके सब f ऑफ 1 के फॉर्म में ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको f ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रेट अवे, दैट इज -1। तो कहीं ना कहीं -1 ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसा बन जाएगा, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 बाई 2, यहाँ पे -1 रख दिया तो ये +1 हो जाएगा, उधर सबट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 1। मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट होने वाला है, ये तो इसी पॉइंट पे आपको मिल चुका है। अब एक और सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं दैट इज x इक्वल्स हाफ। ये देखो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट f ऑफ 2 f ऑफ 1 बाई 2 एंड f ऑफ 1 सेपरेटली। ये तो एक रिलेशन मिला ना आपको, f ऑफ 2 और f ऑफ 1 बाई 2 की वैल्यू का सम 1 के इक्वल होगा, बट हो सकता है कि आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकें। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिल जाता है 2 टाइम्स f ऑफ 1 बाई 2, इसकी वैल्यू ये क्या बन जाएगा, हाफ f ऑफ 2, ये क्या बन जाएगा जरा देख लो, -2 टाइम्स f ऑफ, यहाँ पे x को 1 बाई 2 आप रख रहे हैं तो नाउ इट बिकम्स पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो sin पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो sin cos में चेंज हो जाएगा और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पाई बाई 2 लाइज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसमें आप पाई बाई 4 ऐड कर रहे हैं, पाई बाई 4 ऐड करने का मतलब है हाफ टू गो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो
तो आप डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो आई कैन से sin π/2 plus π/4 is cos π/4 which is 1/√2। फिर √2 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, mod of 1 is again 1, यानी ये आपको मिल जाता है f(1) के इक्वल्स, यहाँ पे अगर आप x को 1/2 रखते हैं तो ये बन जाएगा cos π/4 which is 1/2। cos π/4 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई भी किया है तो 4 into half will become 2 प्लस यहाँ पे अगर आप हाफ रखते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा और ये cos 2π बन जाएगा। cos 2π की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपको क्या मिल जाता है? 2 + 1/2। अब देखिए एटलीस्ट f(1) की वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे? -1। तो ये क्या बन जाएगा? +2, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 4 times f(1) plus f(2) equals 1। ये आपको रिलेशन मिल जाता है। इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूं और इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूं तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप f(2) और f(1/2) को सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक f(2) को अपना वेरिएबल मान लो और एक को f(1/2) मान लो। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप f(2) और f(1/2) की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे ये भी मालूम पड़ता है कि ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि f(2) और f(1/2) की वैल्यू इस फंक्शनल इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं की जा सकती, व्हिच इज नॉट ट्रू। ठीक है, आप फाइंड आउट कर लेना। बाकी के दो ऑप्शन आप चेक करके देख सकते हैं। होपफुली ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्लियर है क्या? उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है cos x into cos x plus 2 minus cos square x plus 1। इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा ये आपको बताना है। नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको एक स्ट्रेट लाइन बताया गया है। देखो देखने में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, बट ऑप्शन में है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0, -sin square 1 with slope 2। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अ पैराबोला, थर्ड ऑप्शन है अ पैराबोला विद वर्टेक्स 1, -sin square 1। और फोर्थ ऑप्शन है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट π/2, -sin square 1 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर इस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो देखिए फिलहाल तो ये लाइन कहीं से नहीं दिख रहा है और ना ये पैराबोला दिख रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, उसका इस्तेमाल करके इसको हो सकता है एक लाइन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अपने मन से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। आप खुद देखो इससे क्या फायदा होता है। बात को समझिए। यहाँ पे वी कैन यूज 2 cos a cos b। वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 2 cos a cos b क्या हो जाएगा? cos a plus b plus cos a minus b। एंड 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta। ये फार्मूला भी है अपने पास। 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta, ऐसा भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों फार्मूलाज को ऑपरेट करेंगे और ये क्या मिल जाता है जरा देखिए। इसके लिए मैंने बोला cos a plus b plus cos a minus b। इसको आप a कंसीडर कर लो और इसको b कंसीडर कर लो। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि बड़े वाले एंगल को आप a लें, क्योंकि a minus b तब आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो cos a plus b की वैल्यू क्या आ जा रही है? इट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी 2x plus 2 प्लस cos a minus वैल्यू cos a minus b की वैल्यू क्या आ जाएगी? x और x कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 2 ओनली। इसकी अगर बात करें तो 2 cos square थीटा की जगह पे वी हैव x plus 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos 2 थीटा, यानी इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 minus cos, इसका ट्वाइस करेंगे, बाहर माइनस था तो दोनों के पास माइनस प्रोपेगेट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपके पास क्या बचता है? यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये मिल जाता है। अब देखिए एक और फार्मूला है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में, 1 minus cos 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं? 2 sin square थीटा लिखते हैं। तो इसको अगर आप 2 थीटा अज्यूम करेंगे
अगर 2 थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फॉर्मूला कहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो फंक्शन है वो एक सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। और आप आसानी से बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, साइन स्क्वायर 1 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, आई कैन से फ्रैक्शन होगा, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शन, ये भी आप बोल सकते हैं। एंड देन माइनस से मल्टीप्लाइड है, यानी ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। अब आप मुझे बताइए y इक्वल्स कांस्टेंट, ये ग्राफ कैसा होता है, इट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ लाइन लाइक दिस, यहां पे मैं ग्राफ बना के बता दूं, ऐसा एक लाइन आप बना सकते हैं। ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स माइनस साइन स्क्वायर 1। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पाई बाई 2 कॉमा माइनस साइन स्क्वायर 1 से पास करेगा, तो डेफिनेटली पास करेगा। पाई बाई 2 अगर यहाँ पे है तो पाई बाई 2 कॉमा माइनस साइन स्क्वायर 1, ये डेफिनेटली ये वाला पॉइंट है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। समझ आ रही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3, ठीक है। यहाँ पे 4 फंक्शंस गिवन है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में उनके करस्पॉन्डिंग रेंज गिवन है, ठीक है। आपको बेसिकली इन फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 1 बाय 1 मैंने इन चारों फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट किया है। मैं एक बार इसको समझा दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑलरेडी लिख दिया मैंने टाइम सेव करने के लिए। सबसे पहला जो फंक्शन है cos स्क्वायर x plus cos x plus 2 अपॉन cos स्क्वायर x plus cos x plus 1। अगर आपको ध्यान में होगा मैंने बताया था रेंज के लिए बेशक हमने 4 मेथड्स डिस्कस किए, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको उससे हट के भी कुछ करना पड़े, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज किया, 2 को लिख दिया 1 plus 1 न्यूमरेटर में, और फिर क्या किया, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा प्लस 1 अपॉन दिस, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं रेंज निकालने के लिए हम ये काम भी करते हैं कि पूरे फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट हम उठा ले, उसका रेंज हम फाइंड आउट करें। जैसे इस केस में मैंने कहीं ना कहीं cos स्क्वायर x plus cos x plus 1 इसको एक नया फंक्शन मान लिया gx, और अब हम gx के रेंज की अगर बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर कभी भी ऐसा साइन या cos में आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, मतलब स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए। तो आप ये प्रोसेस करके देखिएगा, जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आप इसको cos x plus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो करके देखोगे रिजल्ट यही मिलेगा। अब इस स्टेप के बाद रेंज निकालना बहुत आसान होता है। आखिर क्यों मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ताकि इसका रेंज आसानी से निकल सके। अब देखो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में आप स्क्वायर ऑफ सम नंबर ऐड कर, cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर ये ऐड किया जा रहा है इस कांस्टेंट में 3/4। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं तो रेंज मिल जाएगा। तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा, देखिए इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं ला सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं उसको अगर मिनिमाइज कर दिया जाए तो ये इंटायर एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा। अब स्क्वायर को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि स्क्वायर का जो इनपुट है cos x plus 1/2 उसके मैग्नीट्यूड को कम से कम रखा जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। अगर मैं एक वैल्यू लूं -1 और एक वैल्यू लूं 1/2 तो हाफ -1 से बड़ा तो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हाफ छोटा है। तो अगर आप स्क्वायर के इनपुट के मैग्नीट्यूड को, स्क्वायर का जो इनपुट है उसके मैग्नीट्यूड को अगर आप मिनिमम बना दे तो स्क्वायर भी आपको मिनिमम ही मिलेगा। और अगर आप स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इनपुट के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम बनाना होगा, ठीक है। एक बात का ध्यान और रखना है आपको, cos x की वैल्यू आप -1 से 1 के बीच में ले सकते हैं। तो चलिए पहले अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो cos x प्लस हाफ इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम क्या बनाया जा सकता है, 0 बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है वो भी मैं बता देता हूं, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे आपको बस वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला, इसके मॉड को मिनिमम करो। cos x प्लस हाफ का मैग्नीट्यूड मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कब होगा, जब cos x माइनस हाफ होगा।
-1/2 होगा। और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 0 बन गया प्लस 3/4 दैट इज 3/4, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का जो मिनिमम होगा दैट इज 3/4। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, जो इनपुट है उसके मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम करना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि cos x प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड को अगर सबसे बड़ा करना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो cos x को डेफिनेटली 1 पुट करना होगा। दीज थिंग्स आर सिंपली कमिंग फ्रॉम एनालिसिस। आपको खुद से सोचना है कि -1 से 1 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू में cos x को असाइन करूं जो cos x प्लस हाफ का मैग्नीट्यूड सबसे मैक्सिमम रखे। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos x इज 1। तो cos x को अगर आप 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस हाफ इज 3/2, स्क्वायर इज 9/4, 9/4 प्लस 3/4 इज 12/4 व्हिच इज 3, यानी gx की मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर आपने इसका रेंज निकाल लिया है तो अब आप फंक्शन fx तक पहुंच सकते हैं। कैसे, ये gx था तो fx को मैं लिख सकता हूं 1 + 1/gx। अगर आपके पास gx का रेंज है तो उसके रेसिप्रोकल का रेंज आप निकाल सकते हैं। बट अगेन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं while dealing with inequality, sign of inequality again changes. In fact, reciprocal function यानी y = 1/x, अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करें तो ये डिक्रीजिंग नेचर का होता है। यहां से आप फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, अगेन यहां से आप ये फंक्शन डिक्रीज करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और कभी भी जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब मैंने रेसिप्रोकेट किया तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3, इसको मैंने इधर लिख दिया। ये भी एक टेक्निक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है तो साइड को चेंज कर दो, जो लेफ्ट में था उसको राइट में भेज दो रेसिप्रोकेट करने के बाद, और जो राइट में था उसको रेसिप्रोकेट करने के बाद लेफ्ट में लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1/gx। तो 1/gx करेंगे आपको क्या मिल गया, 1/3 to 4/3। अब क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 7/3 हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट, इसको भी 1 से ऐड किया, दिस इज नथिंग बट fx itself। तो fx का रेंज आपको क्या मिल गया, 4/3 to 7/3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटायर फंक्शन का एक छोटा सा सेक्शन लिया आपने, एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको एक नया फंक्शन मान लिया, उसका रेंज फाइंड आउट किया एंड देन ग्रेजुअली इस फंक्शन को रिक्रिएट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इस बार ये आपका फंक्शन है, तो न्यूमरेटर में सिंपली a - b * a + b का टर्म दिख रहा है, तो इसको a² - b² से ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप चाहे तो ये मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, डिवाइडिंग cos x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - tan x / 3 * 1 + tan x, करेक्ट। 3 को मोड़ के बाहर ले सकते हैं आप, तो 1/3 बाहर आ गया, और 1 - tan x / 1 + tan x ट्रिग्नोमेट्री से वापस आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 - x। आप चाहे तो tan a - b से इसको ओपन करके देखिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 1 - tan / 1 + tan। अब tan π/4 - x का जो रेंज होगा इट इज सेम एज tan x। देखो x की जगह पे x का कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए, π/4 + x, π/4 - x, ठीक है, तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। sin x का रेंज -1 से 1 होता है, तो sin π/4 - x का रेंज क्या होगा, दैट इज आल्सो -1 होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा ग्राफ, और लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग में ग्राफ के रेंज पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जब आप लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ग्राफ का रेंज तो सेम ही रहता है। अगर आप tan x को ट्रांसफॉर्म करके tan π/4 - x को क्रिएट करें यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ग्राफ का लेफ्ट या राइट शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो उससे रेंज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो tan π/4 - x का भी रेंज वही होगा जो tan x का रेंज होता है, दैट इज -∞ to +∞। तो मॉड का रेंज क्या हो जाएगा, 0 to ∞। नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव बन जाएंगी मॉड ऑपरेट करने के बाद, और फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 0 का 0 ही रहेगा, और ये इंफिनिटी इनटू 1/3 इज अगेन गोइंग टू बी इंफिनिटी। तो ये 0 to ∞ आपको रेंज शो करेगा। देन फाइनली ये फंक्शन है, इसमें भी मैंने पहले इसका रेंज देख लिया। अब इसके रेंज के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखो सारे इवन पावर्स, x के सारे इवन पावर्स, और उनका सम दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है, स्क्वायर का मिनिमम क्या हो सकता है,
स्क्वायर नहीं, इनफैक्ट कोई भी इवन पावर है, x का पावर 4 है, x का पावर 6 है, x का पावर 2 है, तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है? 0। x इक्वल 0 पे ये सब के सब अपने मिनिमम पे होंगे और ये तो एनीवे कांस्टेंट है, यानी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन से कि इसका मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। और कब होगा ये भी आप बता सकते हैं, दैट इज x इक्वल 0। अगर प्लस माइनस रहता तो हो सकता है कि फिर इसका रेंज निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबके सब प्लस है और x का सारा पावर इवन है, तो इनको हम कहीं ना कहीं x इक्वल 0 देकर साइमल्टेनियसली मिनिमम कर सकते हैं। ये भी मिनिमम हो जाएगा, ये भी मिनिमम हो जाएगा, ये भी मिनिमम हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो x को 0 पुट करने से आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम मिल जाता है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जा सकता है, x को जितना बड़ा करते जाओगे ये एक्सप्रेशन उतना बड़ा वैल्यू देगा, तो अल्टीमेटली अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगी। फिर से रेसिप्रोकेट किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, ठीक है, या तो साइड चेंज करो या तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करो। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा। यहाँ पे इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, इंफिनिटी को मैं ऐसा बोलता हूं कि आप इसको अपने दिमाग में ऐसा समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इनफाइनाइटली लार्ज, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, सो आई एम नॉट पुटिंग इक्वालिटी एट 0। ना तो इंफिनिटी पे इक्वालिटी हो सकता है और ना ही उसके रेसिप्रोकल पे, बहुत ही छोटा नंबर होगा, है ना, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन आई एम नॉट पुटिंग इक्वालिटी एट 0, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं इसका रेंज आपको मिल गया 0 to 1। अब 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/3 बन जाएगा और इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो fx ही बन जाएगा और ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं 0 to 7/3 इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, 0 पे ओपन एंड 7/3 पे क्लोज। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका रेंज तो मैंने बताया है आपको, इसका रेंज निकाल लो पहले, क्योंकि ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हटा देते हैं, है ना। इसका रेंज क्या हो जाएगा? x² + 2x + 2। log बेस 8 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और मैंने मेथड 3 में आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन के केस में आप बाहर से 1 by 1 फंक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा है तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए हटा सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसका रेंज आपने निकाल लिया 1 से इंफिनिटी, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज यू कैन राइट दिस एज x + 1 द होल स्क्वायर + 1। तो अगेन सेम लॉजिक जो मैंने कुछ हद तक यहाँ पे बताया था आपको, ये कांस्टेंट है, ये जो स्क्वायर है इसको मिनिमाइज करना होगा अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट में इसको ऐड किया जा रहा है, तो जितना कम ऐड करोगे उतना छोटा वैल्यू मिलेगा और जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और कब होगा? when x is -1। पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1, तो इसका मिनिमम 1 हो गया, मैक्सिमम इंफिनिटी तक आप इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस केस में रेस्ट्रिक्शन था, cos x को आप -1 से 1 के बीच की वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। बट यस, डोमेन भी चेक करना होगा। वैसे इसका डोमेन अगर आप देखें तो डोमेन के लिए आप क्या करते हैं? इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ये बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो a पॉजिटिव है और इसका d नेगेटिव आएगा, -4 के इक्वल है, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव बना देता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने बोला भी था आपको कि रेंज के क्वेश्चंस में डोमेन मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है। तो पैरेलली दिमाग में डोमेन का भी एक पिक्चर आपको रखना है, हर बार निकालना जरूरी नहीं, बट कितना टाइम लगता है इस बात को एनालाइज करने में। हाँ, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, सर ये हमेशा पॉजिटिव है, सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट डोमेन, डोमेन की चिंता नहीं करनी। चलिए, तो 1 to इंफिनिटी इसका रेंज मिल गया। अब log बेस 8 ऑपरेट करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log बेस 8 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log 1 बेस 8 0 हो जाएगा, और log इंफिनिटी अगर आप log बेस 8 का ग्राफ देख लें तो कुछ इस तरीके का होता है। तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड यू कैन सी व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी log x बेस 8 आल्सो अप्रोचेस इंफिनिटी। तो log इंफिनिटी बेस 8 को आप क्या लिख सकते हैं? वापस इंफिनिटी लिख सकते हैं। तो रेंज आपको क्या मिल गया? कहीं ना कहीं 0 to इंफिनिटी।
क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस के रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए f ऑफ 3 की वैल्यू आपको 1 गिवन है। f ऑफ 3x इज इक्वल टू x प्लस f ऑफ 3x माइनस 3। ये एक फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए दिस फंक्शनल इक्वेशन होल्ड्स गुड। देन यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 300। f ऑफ 300 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगर आप fx निकाल लें तब तो आप f ऑफ 300 भी निकाल लेंगे। दूसरा हो सकता है कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप डायरेक्ट f ऑफ 300 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पे आई गेस fx निकालना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। इससे क्या फायदा हो रहा है मैं बताऊं। जो टेलीस्कोपिक का फॉर्म है वो आप कहीं ना कहीं यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं एक x का फंक्शन मान लूं, x का फंक्शन ही, तो इसमें x को x प्लस 1 से अगर रिप्लेस करोगे तो ये मिल जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं ये एक x का फंक्शन है, इसमें x की जगह x माइनस 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह का कुछ दिखाई देना तो टेलीस्कोपिक नेचर का ही होता है, कैंसलेशन आपको दिखाई देगा। कैसे जरा देखिए, इफ आई पुट x as 2 तो ये बन जाएगा f of 6 और ये बन जाएगा f of 3। मैं 2 से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं 1 पुट करता ना तो ये बन जाता है f of 3 और ये बन जाता है f of 0। अब f of 0 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, x equals 2, ये f of 6 बन रहा है और ये क्या बन रहा है, माइनस f of 3 which is known to be 1, ठीक है? उसके बाद ये 1 बन जाएगा, 3 पुट करें तो ये f of 9 और ये बन जाएगा f of 6। हमेशा 3 का डिफरेंस होगा इनमें, दिखाई दे रहा है ये 3x है, ये 3x माइनस 3। तो इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी उससे 3 लेस कर दीजिए, यहां पे मिलेगा ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स, सॉरी ये 2 होगा ना, x को 2 रखा था, ये x इक्वल्स 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 रख दूं तो ये 12 हो जाएगा और ये f of 9 हो जाएगा। यहां पे वैल्यू क्या मिल जानी है, 4। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़े और फाइनली जब आप x को 100 रखेंगे तो ये बन जाएगा f of 300 माइनस ये क्या बन जाएगा 297, करेक्ट? इक्वल्स क्या रखा था x की वैल्यू 100, यहां भी x को 100 पुट कर दिया। इसके पहले वाला एक लिख लो जरा, ये डेफिनेटली f of 297 होगा जब 99 रखोगे x की जगह पे, और ये आ जाएगा 294, x की वैल्यू क्या रखने पे 99, तो RHS में 99 मिल जाएगा। अब अगर आप इस पूरे को ऐड कर दें तो ध्यान दीजिएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रो वाइज देखा जाए तो पहला टर्म नेक्स्ट रो के दूसरे टर्म को कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा, ये यहां पे जो आएगा उसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल हो चुका होगा यहां वाले टर्म से, ठीक है क्या? लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसको कैंसिल होने के लिए आगे कुछ चाहिए था, वहां तक गए ही नहीं, जरूरत ही नहीं, और ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जब सबको सम अप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f of 300 माइनस f of 3 इक्वल्स 2 से 100 तक का सम अगर आप करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 5049, ठीक है? या ऐसा देख लो ना, ये 2 से 100 तक का सम है और ये f of 3 की वैल्यू 1 है, तो ये -1 जब उधर जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 से 100 तक का सम हो जाएगा बेसिकली, और 1 से 100 तक का सम स्ट्रेट अवे आप क्या लिख सकते हैं, 5050 n into n plus 1 by 2, तो 100 into 100 1/2 आप करके देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 5050 मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इस तरीके से एक फंक्शन दिया गया है, दिस इज सेट A, द डोमेन सेट मैप्स विथ, ये दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B and C, दिस इज कोडोमेन सेट। B a 1-1 फंक्शन, ये एक 1-1 फंक्शन है। Now it is known that only one of the following statement, उसके बाद देखो 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं,
f of x not equals to b, second f of y equals b, third f of z not equals a। अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से इट इज नोन दैट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं एंड फाइंड दोस फंक्शंस, आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करके बताना है। तो फंक्शन इज ऑल अबाउट एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो आप इसको इस फॉर्म में समझिए, एरो डायग्राम, क्योंकि डिस्क्रीट एलिमेंट्स है तो एरो डायग्राम फंक्शन को समझने का बेस्ट मेथड होगा। इन तीनों में से किसी एक को ही करेक्ट होना है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि वन को करेक्ट करते हैं, इन दोनों को इनकरेक्ट रखेंगे। ऐसा कोई फंक्शन बनाया जा सकता है क्या जो 1 1 हो? ये भी याद रखिएगा, फंक्शन 1 1 होना भी जरूरी है, साथ ही साथ इन तीन में से एक कंडीशन करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए इसको करेक्ट रखना है तो x की वैल्यू b तो नहीं हो सकती, इसको करेक्ट रखना है। इसका मतलब क्या है, f of x b के अलावा अगर कहीं भी मैप करता है, मतलब x अगर a से मैप करता है तो ये डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। अगर x को मैं a से मैप करूं तो ये करेक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये कहता है कि x पे फंक्शन की वैल्यू b नहीं होनी चाहिए, व्हिच इज क्वाइट करेक्ट इन दिस मैपिंग, है ना। दूसरा, इसी के अंदर एक और केस पॉसिबल है, उसको भी ड्रॉ करो। सर x अगर c के पास मैप करता है तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को गलत करना है। f of y equals b, मतलब y अगर b से मैप कर दिया तब तो ये सही हो जाएगा। तो y को डेफिनेटली किससे मैप करना होगा, c से मैप करना होगा। तो अब ये पक्का गलत हो गया। और फिर है, अब z डेफिनेटली b से मैप होगा, इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब आप देखिए z अगर b से मैप कर रहा है तो ये कंडीशन इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन f of z नॉट इक्वल से ये तो करेक्ट हो गया इसमें, यानी ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया, यानी ये मैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। इन तीन स्टेटमेंट में से एक को ही करेक्ट रखना है। तो मैंने डिसाइड किया इसको करेक्ट रखेंगे तो बाकी दोनों को गलत करना होगा। तो इस वाले मैपिंग में तो हम फेल कर गए। x को a से मैप कराया, ये सही हो गया। y को b से मैप नहीं होने दिया, ये गलत हो गया। लेकिन फिर तीसरा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जा रहा है। इसकी अगर बात करें, x को c से मैप किया, ये सही हो गया। अब y को b के साथ मैप नहीं करा सकते तो a के साथ कराना पड़ेगा, फिर z को किससे कराना पड़ेगा, b से ही कराना पड़ेगा टू मेक द फंक्शन वर्क। तो वंस अगेन ये भी करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट था ही, लेकिन अब ये भी करेक्ट हो जा रहा है ना, क्योंकि z की वैल्यू a से मैप नहीं कर रही है, b से मैप कर रही है। तो f of z नॉट इक्वल से ये तो करेक्ट हो गया ना इस मैपिंग के लिए। इन दोनों केसेस को आप नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो फंक्शंस आपने बनाया है उसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। तो देन हम बात करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, इन दोनों को इनकरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो x y z, देखो ये समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो फटाफट करना है। इसको करेक्ट करना है तो y तो पक्का b के पास ही जाएगा, नो अदर ऑप्शन है। अब इसको इनकरेक्ट करना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। x अगर a के पास जाता है तो भी ये करेक्ट हो जाएगा, x अगर c के पास जाता है तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। f of x नॉट इक्वल्स b, यानी x b के पास नहीं जाना चाहिए। तो x a के पास जाए या c के पास जाए, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो रहा है। यानी कि ये सेकंड को अगर आप करेक्ट रखना चाहें तो फर्स्ट को करेक्ट होने से आप रोक ही नहीं सकते। तो ये वाला केस भी आप नहीं ले सकते, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब मैं इसकी बात करूंगा, उल्टा शुरू करना चाहिए था, जल्दी जल्दी जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं f of z a के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है, z या तो इसको करेक्ट रखना है तो z या तो b के साथ मैप कर जाए, या फिर तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं देगा, अदरवाइज फिर ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो z a के पास नहीं जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो b के पास भेज सकते हैं या c के पास भेज सकते हैं। अब आ जाइए, इन दोनों को गलत करना है। तो y जो है वो b के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो पक्का करेक्ट होगा, क्योंकि y की वैल्यू अब या तो a या तो c से ही मैप होने वाली है, ठीक है। बट सी z के बाद अगर मैं सीधा x पे बात करूं ना तो ये केस ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो z को आपने b को अगर दिया, a को तो नहीं दे सकते, नहीं तो यही गलत हो जाएगा।
अगर आपने b को दिया तो अब x की वैल्यू या तो a होगी या तो c होगी। y से पहले x की बात कर रहे हैं, x अगर a होता है या c होता है, दोनों केसेस में ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो z अगर b के साथ मैप कर रहा है और अब आप आगे बढ़ते भी हैं, तो ये तो करेक्ट हुआ ही, उसके बाद ये भी करेक्ट होना तय हो चुका है, यानी इससे भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी गलत हो गया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक को सही पकड़ लो, इसको सही करने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो जेड को बी से मैप करा दीजिए या जेड को सी से मैप करा दीजिए। जेड को बी से मैप कराया तब आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स के पास अब चॉइस ही क्या है, ए और सी। उन दोनों केसेस में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाने वाला है। बी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो एक्स तो बी के पास जाएगा ही, तो ये स्टेटमेंट का करेक्ट होना तय है। इसकी अगर बात करें तो अब एक्स को बी के पास नहीं जाना है तो ए के पास भेज दें, सॉरी ए के पास भेज देंगे तब तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर जेड सी के पास जा रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फाइन। अब एक्स ए के पास तो जा नहीं सकता, ए के पास गया तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बी के पास गया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और y b के पास नहीं लेके जाना तो ठीक है, a के पास ले जाते हैं। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन जो 1 1 भी है, और इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर इसको करेक्ट करके इन दोनों को इनकरेक्ट नहीं कर सकते, इसको करेक्ट करके इन दोनों को इनकरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने ट्राई करके देख लिया। तो ये 5 केसेस बने, उसमें से एक ही फंक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। ये आपको एक फंक्शन गिवन है x + 1 * x + 2 * x + 3 * x + 4 + 5। अब इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है, बट x के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन गिवन है, मतलब डोमेन को -6 से 6 के बीच में रखा गया है, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, ये सारे रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी एक रेस्ट्रिक्शन आपको दे दिया गया है। और रेंज भी आपको गिवन है a to b क्लोज्ड, where a and b are some natural number, है ना। और फिर आपको फाइनली a + b की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा मेथड सीखेंगे। रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऐसा डेफिनेट मेथड नहीं है, ऑल्दो हमने 4 मेथड्स डिस्कस जरूर किए हैं, लेकिन बाय द टाइम आप देखेंगे नए नए तरीके से भी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक नया तरीका आप सीखोगे। दूसरा, आप पहली बार फंक्शन का रेंज एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका डोमेन हो तो सकता था ऑल रियल नंबर्स, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो जो नए मेथड की मैं बात कर रहा हूं दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए किस तरीके से इस फंक्शन को मैं सब्स्टिट्यूट करके एक सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं। सब्स्टिट्यूशन देखिए बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हथियार है आपके पास। ये कहां नहीं यूज होता है, इक्वेशन सॉल्व करने में आप इसको यूज करते हैं, आगे चल के देखोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है, ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म को आसान बना देता है। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल आता है कि सर किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को पेयर अप करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिल जाता है, x² + 5x + 4, और इन दोनों को पेयर अप करें तो क्या मिलेगा, x² + 5x + 6 एंड देन +5। ये जो मैंने पेयरिंग किया है ये इसलिए किया क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन का फॉर्म अब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें x² + 5x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्यों ना हम इसको t से रिप्लेस कर दें, t से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो अब ये t का एक नया फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, t + 4 * t + 6 + 5। तो ये क्या आ जाएगा, t² + 10t + 24 + 5 यानी 29। अब देखो क्या समझना है, मैं आपको बता देता हूं। हालांकि अभी हमने रेस्ट्रिक्शन पे बात नहीं की, उस पर भी मैं बात करूंगा। जनरली आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे x को हटाकर आप t लेके आए, उसके बाद अपना काम किया जो भी रिक्वायर्ड है, एंड देन फाइनली t को x के टर्म्स में रिप्लेस करते हैं। लेकिन रेंज निकालने के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वापस अब आपको t से x में नहीं जाना है। इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इस फंक्शन के रेंज के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड
एक बात का ध्यान आपको रखना है, इस फंक्शन का रेंज और इस फंक्शन का रेंज सेम होगा। जैसे आप समझो बात को, मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझा दूं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास फंक्शन है sin x + 1, इसका रेंज निकालना है, ठीक है? तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। sin x का रेंज -1 से 1 होता है। अब उसमें 1 ऐड करेंगे तो रेंज क्या मिलेगा? 0 से 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूं, जानबूझ करके मैं कर रहा हूं, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी मैं कोरिलेट करूंगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैंने sin x को t ले लिया तो ये फंक्शन t का बन जाएगा, क्या बन जाएगा? t + 1। तो मैं बोल रहा हूं इसका रेंज और इसका रेंज सेम होगा, प्रोवाइडेड आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने t किसको लिया है? sin x को लिया है। तो यहां पे आपको एक कंडीशन मेंशन कर देना है कि t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसका रेंज और इसका रेंज, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है? तो यहां पर भी आपने x² + 5x को t लिया है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप t का रेंज निकालें। x² + 5x कहां से कहां तक की वैल्यू देगा? वही t का रेंज भी होने वाला है, भाई दोनों इक्वल है तो जो इसका रेंज होगा वही इसका रेंज होगा, ठीक है? जैसे वहां पे sin x को t लिया, उसका रेंज आपको स्ट्रेट अवे पता है, इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना होगा। लेकिन अब इसका रेंज भी कैसा निकालना है आपको? पूरे नंबर लाइन पे या पूरे रियल वैल्यूज ऑफ x को आप नहीं दे रहे, पूरे x के लिए इस फंक्शन का रेंज आपको नहीं निकालना है, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको तो भूलना ही नहीं है ना? x² + 5x का जब आप रेंज निकालेंगे तो इस रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू -6 से 6 के बीच में, और इन सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए इसका रेंज क्या है? वही t का रेंज होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक में ये फैक्ट हम सिखाते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में किस तरीके से रेंज निकाला जाता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा, इसको मैं हटा देता हूं। ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा डेफिनेटली। तो अब अपवर्ड पैराबोला कैसा होगा उस पे अगर थोड़ा डिटेल हम लोग देखें तो देखो, अगर आपका एक्सप्रेशन, देखिए हम इसको प्लॉट करने की बात कर रहे हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो रहा है तो इससे एक और फायदा हो जाता है कि आपको रूट्स मिल जाते हैं। रूट्स आर -5 और 0, ठीक है? यहां से -5 और यहां से 0, और रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, यानी -5 और 0 पे जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए वो हम क्लियर हो सकता है, थोड़ा इधर उधर बन रहा हो, लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि रूट्स -5 और 0 है तो वहां पे इंटरसेक्शन जरूर होगा। फिर देखिए पैराबोला के लिए, अपवर्ड पैराबोला के लिए ये जो पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ लीस्ट हाइट, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? अपवर्ड पैराबोला के लिए जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर, उसका y कोऑर्डिनेट सबसे कम होगा। y कोऑर्डिनेट को ही हम हाइट भी बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट और हाइट ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका हाइट सबसे कम है अपवर्ड पैराबोला के लिए। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या हो जाता है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है? और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं बाय दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। इन सब का प्रूफ भी देखा होगा आपने, बट अभी मैं सीधा फॉर्मूला कोट कर दे रहा हूं, -b/2a, -b/4a, यानी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो -b/2a होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y होगा वो -b/4 होगा। तो आप चाहे तो फटाफट a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, तो -b/2a क्या हो जाएगा? -5/2 और -d/4 है। तो चलिए अगर मैं d की बात करूं तो d इज कमिंग आउट टू बी 25, b² - 4ac, c 0 है तो 4ac वाला टर्म खत्म हो जाएगा, b² d के इक्वल हो जाएगा, तो 25 आ जा रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -25 अपॉन 4a, a की वैल्यू 1 है, यानी इट बिकम्स -25/4।
अब आप देखो इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, -6 to 6, -6 यहां पे होगा और 6 में यहां पे ले लेता हूं। कैलिब्रेशन में 19-20 चलेगा कि सर ये वाला 6 ज्यादा है ये वाला कम है, ठीक है भाई, वो अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है ना। तो -6 से 6 के बीच में आप सिर्फ ग्राफ को देखिए, मैं ऐसे देख सकता हूं, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर टर्न करके ये इस तरीके से, तो यहां से यहां तक का सेक्शन ही देखना है। ऐसे तो ग्राफ और आगे तक जाएगा, लेकिन अपना कंसर्न क्या है, x की वैल्यू -6 से 6 के बीच में होनी चाहिए। तो मिनिमम तो पक्का है कि यही वाला पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि वर्टेक्स गिवन इंटरवल के बीच में रहेगा। अगर आपका इंटरवल 0 to 6 होता, 0 to 6 में आप वर्टेक्स को कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ आपको उधर लेके जाना ही नहीं। लेकिन -6 to 6 में तो आपका वर्टेक्स आ ही रहा है, तो मिनिमम तो इफेक्ट नहीं होगा। यानी इस फंक्शन का रेंज मैं बोल सकता हूं वही t का रेंज होगा, -25/4 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू देखो डेफिनेटली 6 पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको तो आप सीधा ऐसा समझ लीजिए, एक लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज द एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन हमेशा वर्टेक्स से पास करता है, ये जो लाइन है, एंड दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इस लाइन के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल है ना। अब देखो इस लाइन से इधर जा रहे हो तो भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस लाइन से इधर जाओगे तो भी ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला हुआ है आपको, -5/2। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे एक्स कोऑर्डिनेट तो -5/2 ही होगा। अब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर ये कर्व इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो बहुत सिंपल सा फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, -5/2 से आप जितना दूर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही साइड इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, आप -5/2 के राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, लेकिन जितना ज्यादा दूर जाओगे जिस डायरेक्शन में, उतना ज्यादा हाइट मिलेगा। तो आपको सिंपली ये सोचना है कि -5/2 से ज्यादा दूर कौन है, 6 है या -6 है, डेफिनेटली 6 है। तो 6 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो 6 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 36 + 30 66। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें तो आप ये रेंज जरूर मेंशन करें। अभी इनवर्स में भी मैंने जो आपको प्रूविंग बताया था, जब हम लोग x की जगह sin थीटा रख रहे थे, यानी थीटा sin इनवर्स x के इक्वल हो रहा था, तो हम थीटा को -π/2 to π/2 मेंशन कर रहे थे, क्योंकि थीटा किसको लिया है तुमने, sin इनवर्स x को लिया है। वही चीज यहां पे कर। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो भी t पे रेस्ट्रिक्शन तो होना ही था। अगर x पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो x² + 5x का रेंज क्या हो जाता, -25/4 टू इंफिनिटी। फाइन, तो यहां पे हम लिख देते -25/4 टू इंफिनिटी। t पे रेस्ट्रिक्शन तब भी मिल रहा होगा, लेकिन चूंकि x पे रेस्ट्रिक्शन था तो t का जो रेस्ट्रिक्शन है वो चेंज हो गया। इट इज नॉट -25/4 टू इंफिनिटी। ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन t की वैल्यू -25/4 से 66 तक ही वैरी करेगी। अब अगर आप इस फंक्शन का रेंज, ये जो नया फंक्शन है, t के इस इंटरवल में निकाल लें, -25/4 टू 66, तो इसका जो रेंज मिलेगा और इसका जो रेंज मिलेगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तो अब आप भूल जाइए कि क्वेश्चन क्या था, अब आप ये समझिए कि ये मेरा फंक्शन है, इस इंटरवल में इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर मुझे इसका रेंज निकालना है। ये एक बार समझने की चीज है, अगर प्रॉपर्ली समझ गए ना तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ब्रॉड है ना, वो सब कवर अप हो जाएगा। तो वंस अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला वंस अगेन, है ना, ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरवल इस बार बड़ा है ना, हो सकता है कि मैं आपको इस बोर्ड पे इसका ग्राफ प्रॉपर्ली न दिखा पाऊं, लेकिन आप सेंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो रूट्स नहीं मिलेंगे, फाइन। आप स्ट्रेट अवे क्या कीजिए, वर्टेक्स निकाल लीजिए। पैराबोला को प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्टेक्स निकाल लीजिए। तो -b/2 है, क्या आ जा रहा है, इसका वर्टेक्स अगर मैं निकाल लूं यहां पे, -b/2 इज कमिंग आउट टू बी -5। उसके बाद हम बात करते हैं b² 100 - 4ac, तो 100 - 29 into 4 क्या हो जाएगा भाई, 29 into 4 is 169 है ना।
तो 100 माइनस 116 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू -16 मिल रही है, तो -d क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, अपॉन 4a क्या हो जाएगा, 4a की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि a 1 के इक्वल है, तो 16/4 आपको 4 मिल जाएगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया एज -5, 4। कैलिब्रेशन थोड़ा स्मॉल ले रहा हूं, इसको -5 इसको 4 मान लो, ठीक है। ये वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये सबसे नीचे वाला पॉइंट यही होगा। अब यहां से इधर ऐसे घुमा दो और यहां से इधर ऐसे घुमा दो। अगर रास्ते में कोई एक्सिस दिख रहा हो, जैसे y एक्सिस दिख रहा है, तो आप ये तो पता कर ही सकते हैं y एक्सिस को कहां पे कट करें। हो सकता है इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ना भी हो, बट मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूं। t को 0 कर दो, y वर्सेस t है ना, ऐसा समझ लीजिए। इस बार आपका जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है, तो ये t एक्सिस है, ये y एक्सिस है। t की जो वैल्यू, t डालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी एक्सप्रेशन की, उसको मैंने y से इक्वेट किया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जब आप t को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 29, यानी 0,29 पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। चलिए मैं रफली इस तरीके से ग्राफ बना देता हूं, ऐसा इधर, ऐसा इधर, ये आपका ग्राफ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया, -5,4। समझ आ रही है बात, ये अपना -5 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो रेस्ट्रिक्शन है -25/4, इसको कहां प्लेस करोगे। -25/4 इज -6 पॉइंट समथिंग, तो पक्का इससे छोटा होगा, जस्ट इसके बगल में होगा। मैंने थोड़ा दूर दिखा दिया, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद (66) की अगर बात करें, चलो मैं 66 यहां पे ही दिखाता हूं, वैसे 66 काफी आगे जाने वाला है। तो -25/4 से 66, वंस अगेन अगर आप इस इंटरवल को ऑब्जर्व करें, तो आपको ये सेक्शन दिख रहा है ग्राफ का। मिनिमम कहां मिलेगा आपको, मिनिमम तो यही वाला पॉइंट होने वाला है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है आपको y की, इसके करस्पॉन्डिंग आपको y क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 66 पे जो वैल्यू मिलेगी वही मैक्सिमम होगा। फिर से सेम लॉजिक लगाओ, -5 से कौन ज्यादा दूर है, क्योंकि देखिए ये भी इसके जैसा है, जो आपको इंटरवल दिया गया है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वर्टेक्स उसके बीच में ही लाएगा, तो मिनिमम तो इफेक्ट नहीं होगा, इट इज स्टिल 4, ठीक है। बिना रिस्ट्रिक्शन के भी 4 था, रिस्ट्रिक्शन के बाद भी 4 ही होगा। मैक्सिमम कहां मिलेगा, 66 पे मिलेगा, क्योंकि -5 से ज्यादा दूर कौन है, 66 है। ये अपना लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बना लूं, जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, वर्टेक्स से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन आप बनाएंगे तो वही आपका एक्सिस लाइन होगा, द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने बताया था कि उसके अबाउट राइट साइड में जाओ तो भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट में जाओ तो भी इंक्रीज ही कर रहा है। जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ज्यादा हाइट मिलेगा। तो 66 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो आसानी से आपको इसका रेंज मिल गया, और वही इस फंक्शन का रेंज होने वाला है। रेंज क्या जा रहा है, मिनिमम तो -4 हो गया, ये रेस्ट्रिक्शन के बाद हम रेंज की बात कर रहे हैं। मिनिमम +4 और मैक्सिमम 66 पे इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी होगी। तो कैलकुलेशन करके देखिए, 66 स्क्वायर प्लस 660 प्लस 29, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर मिलेगा। उन दोनों का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।